आपातकाल से सबक। अब हम इस दौर में जो आपातकाल लागू होता है उस दौर में हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। वो देखते हैं हम क्या क्या है कि पहला है, भारत में लोकतंत्र को ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हम मतलब यहाँ पे रियलाइज़ हो जाता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। फिर क्या होता है, प्रमुख आंतरिक आपातकाल केवल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। इसकी घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में दी जानी चाहिए। यानी कि जो ये आपातकाल लगता है इसमें किसी से सलाह वगैरह नहीं ली जाती है। फिर क्या होता है, आपातकाल को नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य के बारे में अधिक जागरूक बना दिया। यानी कि क्या होता है, जब हम किसी से कोई चीज़ छीन ली जाती है तब उसकी वैल्यू उसको ज़्यादा समझ में आती है। तो ऐसे ही होता है, जब नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो जब छीन लिए जाते हैं इस दौर में, तो उनको जो अपनी वैल्यूज़ होती हैं, मतलब स्वतंत्रता की मूल्य वगैरह जो होते हैं वो उनको ज़्यादा जागरूक बना देते हैं। अब आपातकाल के बाद की राजनीति क्या है। आपातकाल का अनुभव 1977 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी दिखाई दिया था। आपातकाल के खिलाफ लोगों का फैसला निर्णायक था। लोकसभा का चुनाव 1977, जब 1977 में इलेक्शन होता है लोकसभा का, उसमें देखो जो वहाँ की मतलब जनता होती है वो किसको चुनती है, उस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र से क्या क्या सीखा। आपातकाल की सिचुएशन से। तो जनता पार्टी ने इस चुनाव को आपातकाल पर जनमत संग्रह में बदल दिया। आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। फिर क्या होता है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 154 सीटें जीत सकी। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने लोकसभा की 542 सीटों में से 330 सीटें जीती। जनता पार्टी ने खुद उन 295 सीटें जीती और इस तरह स्पष्ट बहुमत हासिल किया। फिर क्या होता है, कांग्रेस की वापसी। अब जो 1977 का इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो जनता पार्टी की जो सरकार तो बनती है, लेकिन उनका क्या होता है, उनका सिर्फ मोटिव जो होता है ना, सबका एक ही होता है कि पहले तो इंदिरा गांधी को हटाना। फिर दूसरा मोटिव जो होता है उनके अपने अपने सबके ना पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो सरकार होती है वो चल नहीं पाती है ज़्यादा दिनों तक। अब क्या, कांग्रेस की वापसी होती है। फिर 1970 के दशक तक कांग्रेस पार्टी ने एक विशेष विचारधारा के साथ साथ अपनी पहचान बनाई, जो एकमात्र समाजवादी और गरीब समर्थक पार्टी होने का दावा कर दिया। यानी कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी जो ये क्लेम करती है कि ये समाजवादी है, समाज में सभी वर्गों के लिए और गरीब जो है उनका समर्थन करती है। अप्रत्यक्ष तरीके से 1977 के बाद से पिछड़ी जातियों के कल्याण का मुद्दा भी राजनीति पर हावी होने लगा था। इसके लिए एक मंडल कमीशन की भी स्थापना की गई थी। बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मुद्दा बहुत विवादास्पद हो गया और इसके बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार मंडल आयोग की नियुक्ति की। फिर क्या होता है, अब ये जो हमारी राजनीति है, मतलब आपातकाल के बाद जो है दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार आती है, जब जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपना जो कार्य सही से कर पाने में जब असमर्थ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि तथ्यों की सामग्री, यानी कि जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। गैर कांग्रेसी दलों ने राजनीति के निजीकरण के कारण कांग्रेस का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह मजबूत थे, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूंजीवादी आदेश को उखाड़ फेंकने के लिए हथियारों और विद्रोही तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कड़े कदम उठाए। सेकेंड है इसमें, इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए जयप्रकाश नारायण द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आयोजित किया गया था। उन्होंने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े प्रदर्शन के द्वारा लोगों को अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन नहीं करने के लिए जागरूक किया। साथ ही साथ इंदिरा गांधी के चुनाव को सरकारी सेवकों को चुनाव पर अंतर चुनाव अभियान का उपयोग करने के लिए अवैध घोषित किया गया। समाजवादी नेता राज नारायण ने दायर की याचिका नहीं है। फिर थर्ड क्या होता है, 1974 की रेलवे हड़ताल को बोनस और सेवा शर्तों से संबंधित अपनी मांगों को दबाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा बुलाया गया था। सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित किया और रेलवे ट्रेडों की सुरक्षा के लिए प्रादेशिक सेना को तैनात किया। इस प्रकार 20 दिनों के बाद बिना किसी समझौते के हड़ताल को जो बंद कर दिया जाता। तो यानी कि इस समय जो है लोगों का जो गुस्सा है, अगर किसी चीज़ को हम बिना उसको सही किए, जो उनकी मांगे उसको पूरी किया, उस पर अच्छे से बात विचार किए बिना हम उसको अगर टालेंगे तो वो जो मुद्दा है वो खत्म तो होगा नहीं, तो बल्कि वो और उग्र रूप लेता है इन सब चीज़ों की वजह से। फिर फोर्थ क्या होता है, इससे पहले कि आपातकाल की घोषणा हो, सरकार या संसद द्वारा संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप के मुद्दे पर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच तनाव पैदा करने वाली सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच कई मतभेद पैदा हो गए। केशवानंद भारती के मामले में यह साबित हो गया, जहां न्यायपालिका ने घोषणा की कि
संसद विवादास्पद तरीके से संवैधानिक बुनियादी सुविधाओं में संशोधन नहीं कर सकती है। इसने संवैधानिक व्याख्याओं और राजनीतिक विचारधाराओं को तेजी से मिलाया। तो इस समय में हम क्या देखते हैं कि जो एक विधायिका होती है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सबका हम कन्फ्लिक्ट देखने को इस दौर में मिलता है। फिर हमारा फिफ्थ है, राज नारायण की याचिका के जवाब में 25 जून 1975 को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गड़बड़ियों के खतरे के आधार पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की, जिसने कानून और व्यवस्था लाने, दक्षता और सबसे ऊपर बहाल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया। गरीब समर्थक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना। अब क्या होता है कि जो ये आर्टिकल हमारा 352, इसके अकॉर्डिंग जो है प्रधानमंत्री जी आपातकाल लागू करवाती है देश में आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर। सिक्स्थ है आपका 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के बहुत दूरगामी परिणाम थे और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। अब क्या होता है कि जो आपातकाल होता है उसके जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। वह लेफ्ट ने नागरिक स्वतंत्रता को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया और साथ ही नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी छीन लिया। उस समय में जो फंडामेंटल राइट्स थे कुछ को छोड़कर सारे जो है छीन लिए गए थे। 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नए बदलाव लाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध को प्रभावित किया गया, जैसे कि विधायकों की अवधि आपातकाल के दौरान 1 वर्ष के लिए चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। तो ये 42वें संशोधन हुआ था उसी समय। इससे मास मीडिया भी प्रभावित हुआ, यानी कि प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। अब क्या 7th, आपातकाल लागू होने के सवाल और बहस उठी कि या तो आपातकाल आवश्यक था या नहीं। सरकार ने तर्क दिया कि विपक्षी पार्टी को अपनी नीतियों के अनुसार निर्वाचित सत्ताधारी पार्टी को शासन करने की अनुमति देनी चाहिए, जबकि आलोचकों ने तर्क दिया कि लोगों को सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विरोध करने का अधिकार था। यानी कि उस समय क्या था कि जब पार्टी अगर कोई निर्वाचित होकर आती है तो उसको कार्य करने देना चाहिए, लेकिन उस समय क्या होता है कि उसको कार्य ना करने देकर उसका पूरा सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं। 8th है, जैसे कि शाह की अध्यक्षता, जेसी ये एक वो है न्याय मतलब क्या कहते हैं न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं। जेसी शाह की अध्यक्षता में राज्य आयोग जनता पार्टी सरकार द्वारा मई 1977 में नियुक्त किया गया था, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारों के दुरुपयोग, मतलब ये जो शाह जांच आयोग बिठाई गई थी ये बेसिकली उस जांच के लिए थी कि जो आपातकाल के दौरान में क्या क्या जो गतिविधियां थी, कैसी गतिविधियां थी, उस पर इनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी और कई पहलुओं की जांच की गई थी और आपात स्थिति के कारण कार्यवाही की गई थी। और शाह आयोग को पता चला था कि कई अत्याचार किए गए, निवारक निरोध कानून के तहत अधिकतम गिरफ्तारियां, प्रेस पर अवैध प्रतिबंध और सभी समाचार पत्रों के 2 बजे बिजली कटौती करने के मौखिक आदेश। तो ये सब जो शाह जांच आयोग जो होती है वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है, तो पता चलता है। फिर क्या होता है 9th, हम देखते हैं आपातकाल ने पहले कई सबक सिखाए। लोकतंत्र से दूर रहना मुश्किल था। दूसरा, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप से राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी, यानी कि जो आपातकाल लागू होना चाहिए वो कैसे लागू होना चाहिए, जो मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट है पूरा वो लिखित रूप से दे, उसके बाद लागू होना चाहिए। तीसरी बात, इसने सभी को नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य के बारे में और अधिक जागरूक किया। फिर 10वां हमारा, जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ और 1977 में लोकसभा चुनावों को एक जनमत संग्रह में बदलने की घोषणा की गई, इसलिए आपातकाल के बाद की राजनीति को 2 प्रमुख घटनाक्रमों की विशेषता थी। पहले हमारा इसमें 1977 के चुनाव ने आपातकाल के खिलाफ लोगों के फैसले पर कांग्रेस को हराया और विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर लड़ाई लड़ी। यानी कि क्या है, जो उस समय का मेन जो एक तरीके से हम नारा कह सकते हैं, वो विपक्ष ने क्या नारा लगाया कि लोकतंत्र बचाओ, इस बेसिस पे इलेक्शन लड़ा उन्होंने। फिर क्या होता है, जनता पार्टी दिशा और नेतृत्व के अभाव के कारण 1980 के मध्यावधि चुनाव हुए, साथ ही कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं ला सके। यानी कि 1980 में जो मध्यावधि यानी कि मिडल में चुनाव होते हैं तो वो इसी वजह से होती है। जनता पार्टी होती है उसका कोई मोटिव नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने अपना वाइड वो नहीं कर रखा है होता है कि देश को लेकर वो आगे किस तरह से चलेंगे, उनकी कोई नीतियां नहीं बनी होती हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ बेसिकली आए किस लिए थे कि इंदिरा गांधी को इनको हराना है। फिर हमारा 11th, 1975 की आपातकाल की विरासत को जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया गया था और राजनीति, जिसे संवैधानिक और राजनीतिक संकट की अवधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है,
संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र पर संवैधानिक लड़ाई में अपना मूल्य है। फिर क्या है, ये महत्वपूर्ण शब्द, ये कुछ टर्म्स आपकी इस जो लेसन में यूज हुई हैं वो हम देखते हैं क्या क्या है। आपातकाल, वो क्या होता है, एक आपात स्थिति में शक्ति का संघीय वितरण व्यवहारिक रूप से निलंबित रहता है और सभी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित थी। यानी कि आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो हमारी व्यवस्था है, शासन की जो व्यवस्था है, वो संघीय स्वरूप ना होकर एकात्मक स्वरूप में बदल जाती है। फिर है सेकंड इसमें प्रेस सेंसरशिप, वो क्या होता है, समाचार पत्रों को किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना था, इसे हम प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। फिर थर्ड है इसमें निवारक निरोध, भविष्य में कोई अपराध करने के लिए लोगों को जमीन पर गिरफ्तार किया गया, यानी कि शक के बेसिस पे, कि अगर शक है आपको कि ये कोई अपराध कर सकता है, आप उसको उस बेस पे गिरफ्तार कर ले रहे, तो उसको क्या निवारक निरोध कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा ही हुआ था आपातकाल के दौरान। फिर फोर्थ है हमारा मार्क्सवादी, ये एक विचारधारा होती है जो मार्क्स की विचारधारा को जो लोग फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं। और लेनिनवादी, यह समूह पश्चिम बंगाल में मजबूत था जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए हथियार और विद्रोही तकनीक अपनाई। ये थोड़ा नक्सल टाइप के थे, जो है हिंसा वगैरह में बिलीव करते थे। फिर पांचवा 20 सूत्री कार्यक्रम, अब ये क्या है, भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन आदि सहित कानून और व्यवस्था लाने और दक्षता बहाल करने की इंदिरा गांधी द्वारा घोषणा की गई थी। ये एक 20 सूत्री कार्यक्रम था जो इंदिरा गांधी द्वारा लेकर आया गया था। फिर हमारा सत्याग्रह, इसने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जोर दिया, जैसे कि लोग सच्चाई और कानून की लड़ाई लड़ रहे हों। सरकार या संस्थाओं के खिलाफ हिंसक तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम सत्याग्रह कहते हैं। फिर इसी के साथ हमारा जो वीडियो वो फिनिश होता है। आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।